हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज आप सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन लिए हैं उनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया पांचवा व्रत क्या था। तो महावीर स्वामी जो थे वो क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के पहले मीन्स 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? उनका नाम बताइए। तो कौन है? पार्श्वनाथ जी। उन्होंने क्या किया? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये जो है उन्होंने इसमें जोड़ा आपका जैन धर्म में। सत्य, अस्तेय, अहिंसा और अपरिग्रह। तो आप देखेंगे कि ये किसने जोड़ा? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने। और जो 24वें तीर्थंकर थे मीन्स महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर के रूप में जिनको हम जानते हैं, उन्होंने इसमें पांचवा क्या जोड़ा? पांचवा व्रत उन्होंने जोड़ा ब्रह्मचर्य। तो आप ध्यान रखेंगे कि महावीर स्वामी ने जो पंचम व्रत जोड़ा वो है ब्रह्मचर्य, और जो 4 व्रत थे वो क्या थे? सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह। तो ये 4 जो है पहले से थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के द्वारा। तो चलिए, महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया पांचवा जो व्रत था वो था ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋजुपालिका नदी के तट पर, पुनपुन नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, कोसी नदी के तट पर। तो वर्धमान के नाम से भी हम इनको जानते हैं। वर्धमान ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, मतलब घर को इन्होंने छोड़ दिया था, और 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद, मतलब ये कि 30 और 12 42 वर्ष की अवस्था में, मतलब 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद इनको क्या हुआ? जंबीय ग्राम के समीप ऋजुपालिका नाम की एक नदी थी, उस नदी के तट पर उन्हें जो है क्या हुआ? केवल, जिसको नाम दिया गया केवल मीन्स सर्वोच्च ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ, जिसे केवल कहा गया। और इसी कारण से इनका एक नाम है केवलिन, या उपाधि समझ लीजिए, केवलिन की इनको उपाधि मिली। तो इन्होंने क्या किया? अपनी जितनी भी इंद्रिय हैं, 5 इंद्रियां, उन पर इन्होंने क्या किया? नियंत्रण पूरी तरह से कर लिया था। इंद्रियों को इन्होंने जीत लिया था, मतलब वो इंद्रियां इनके बस में हो गई। जैसे हमारा मन है, हम करते कुछ रहते हैं लेकिन दिमाग कहीं और लगा रहता है। तो जो इंद्रियां हैं उनको हम बस में नहीं कर पाते, लेकिन इन्होंने क्या किया? अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, और इंद्रियों को जीतने के कारण इनका एक नाम जिन भी पड़ा। जिन मीन्स इंद्रियों को जीतने वाले, तो ये जिन कहलाए। और इनके पास जो पराक्रम था, जो इन्होंने अपरिमित पराक्रम दिखाया, उस पराक्रम के कारण इनका एक नाम महावीर भी पड़ा। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उस ज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता है केवल। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि क्या कहलाती है? तो ब्राह्मणों को जो दान में दी जाती है भूमि, उसे कहा जाता था अग्रहार। और ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ब्रह्मदेय इनको कहा गया, अर्थात ब्राह्मण को जो दान में दी गई भूमि है, ब्रह्मदेय मीन्स ब्राह्मण को दी गई भूमि। और ब्राह्मणों को दान में जो दी गई भूमि है, इसी को ब्राह्मण को जो देय है भूमि, और जो भूमि उनको दान कर दी जाती थी, उस भूमि को कहा जाता था अग्रहार। और भूमि दान का जो है सबसे प्राचीन अभिलेख प्रमाण हमें प्रथम सदी के एक सातवाहन अभिलेख से हमें प्राप्त हुआ। महाभारत और पुराणों के समय में, जिनका अंतिम रूप गुप्त युग के आसपास दिया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि भूमिदान गुप्त युग में राजा का एक परम कर्तव्य समझा जाता था, और भूमि दान किया करता था राजा। तो जो ब्राह्मणों को उस समय भूमि दान की जाती थी उसको कहा जाता था अग्रहार,
और इस पर कोई टैक्स या कोई कर नहीं लिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, अग्रहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैनों का आगम ग्रंथ कहां संकलित हुआ? तो जैनों का जो ग्रंथ है आगम, इसके संकलन के बारे में कह रहे हैं कि ये संकलन इसका कहां हुआ। तो जैन साहित्य में जो ये आगम ग्रंथ है ये सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है, इसको सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया गया है और यही श्रेष्ठ समझा जाता है। तो जैन धर्म का जो स्वरूप निश्चित करने में वल्लभी की महासभा जो लगभग 513 ईस्वी या फिर 526 में हुई थी, और इसका विशेष योगदान इसमें रहा था जैन धर्म का स्वरूप निश्चित करने में। तो जैन धर्म का स्वरूप निश्चित करने में जो वल्लभी की जो महासभा हुई थी, चूंकि इसका जो है विशेष योगदान रहा था, इसलिए ये साहित्य भी आगम साहित्य जो है विशेष बन गया। और वल्लभी या बल्लभी भी लिखा होगा, या वल्लभी, जैसे ऑप्शन में आपको बल्लभी दिया है तो कहीं वल्लभी या कहीं वल्लभी दिया रहेगा। तो देवाधि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में, इनका नाम आपको याद रखना होगा, देवर्धि क्षमा श्रमण इनका नाम था। तो देवाधि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में ये जो है संपन्न हुआ महासभा। और इस समिति में क्या हुआ, आगम ग्रंथों का संकलन हुआ। ऐसे ग्रंथ जो जैन धर्म में सर्वोपरि समझे जाते हैं उन्हीं को आगम कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इनका जो संग्रह हुआ, संकलन हुआ, वो कहां हुआ, वल्लभी या बल्लभी में। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहां से मिलता है? तो जैन धर्म में जो हमें मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख प्रसिद्ध है किसके लिए, विजयनगर के, किसके लिए, विजयनगर के अवशेष के लिए। ध्यान रखेंगे ये हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म में, देखिए जो मूर्ति पूजा का सबसे पहले उल्लेख हुआ है वो ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये किसका है जानते हैं, खारवेल का है। तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, इसी में सबसे पहले इसे उल्लेखित किया गया, किसको, जैन धर्म में मूर्ति पूजा के बारे में जो हमें लेख मिलता है वो सबसे पहले यही मिलता है। और इसी से ज्ञान प्राप्त होता है कि नंद राजा कलिंग जो था उनसे प्रथम जिन की एक प्रतिमा जो है उठा ले गया था। मतलब नंद राजा कलिंग से प्रथम जिन की एक मूर्ति, प्रथम जिन मीन्स वही जिनको जैन धर्म में जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको जिन कहा गया। तो महावीर स्वामी का एक जिन भी एक नाम है, जिन्होंने क्या किया, जिन किसको कहा गया था, जिन कहा गया था, कैवल्य कहा गया जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सर्वोच्च ज्ञान जो प्राप्त हुआ। लेकिन जिन किसको कहा गया, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखा, यही आपने अभी पढ़ा था इससे पहले। तो जिन जो नाम है वो किसका है, महावीर स्वामी का। तो इससे पता चलता है कि महावीर स्वामी की ये प्रतिमा उठा ले गए थे। और क्या हुआ, नंद राजा जो कलिंग से प्रतिमा उठा ले गए थे उसकी चर्चा इस खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है जिसमें जिन उल्लिखित है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि उस समय प्रतिमा बनी होती थी, अर्थात मूर्ति पूजा होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा, हाथी गुम्फा अभिलेख। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का जो प्रथम श्रेय है वो सबसे पहले किसको मिला है? तो वो है जेम्स प्रिंसेप, मींस ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए जल्दबाजी में कहीं गलत ना कर दे, जेम्स विलियम, जेम्स के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो जेम्स प्रिंसेप मींस ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमेई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया। तो अशोक के जो अधिकतर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। केवल उत्तर पश्चिम भारत में कुछ अभिलेख मिले हैं जो खरोष्ठी लिपि में है, और खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की ही भांति दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। तो आप देखेंगे ये जो है कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी या बाईं से दाईं ओर, इस तरह का भी ऑप्शन करके पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अशोक के कुछ जो अभिलेख थे वो आर्मेइक लिपि में मिले थे। तो ये तीनों लिपियां ब्राह्मी, खरोष्ठी और
आर्मी, तीनों आपको ऑप्शन में मिलेगा और यही राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो जो वक्तव्य मीन्स कथन जो हमें दिए गए हैं, कथन सबसे पहले हमें पढ़ने हैं और कथन को हमें सही मानना है। अशोक ने कलिंग युद्ध विजय को छोड़कर धम्म विजय को स्वीकार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, धम्म विजय मीन्स धर्म को अपनाकर इसके द्वारा लोगों पर विजय हासिल किया जाए। तो कलिंग ने क्या किया? अशोक ने कलिंग युद्ध, सॉरी कलिंग ने नहीं, अशोक ने कलिंग युद्ध पर जब विजय प्राप्त किया, जहां बात हुई कि अभी क्या हुआ वहां से जिनकी एक मूर्ति उठा ले गए थे। तो देखिए, अशोक ने कलिंग युद्ध पर जब विजय प्राप्त कर लिया, कलिंग युद्ध जब हुआ तो उसमें इतनी बड़ी सेना मारी गई कि इससे जो है अशोक का हृदय बहुत द्रवित हो गया। इनको बहुत कष्ट हुआ कि अरे इतने सारे लोग युद्ध में मार दिए गए, बहुत पाप का काम है ये। तो यहां से जो है इनका थोड़ा सा मन बदल गया, विचार बदल गया। इन्होंने छोड़ दिया कि अब हम जीवन में कभी युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध को इन्होंने त्याग किया। तो वही बात यहां कही गई, अशोक ने कलिंग युद्ध विजय को छोड़कर धम्म विजय को स्वीकार कर लिया। ये हो गया कथन। अब कारण क्या है इसके पीछे? वह कलिंग युद्ध से मर्माहत हो गया। तो बिल्कुल सही है कि मर्माहत हुआ मीन्स उसके हृदय को बहुत कष्ट हुआ। देखिए ऑप्शन क्या है, कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की व्याख्या करता है। तो ये बिल्कुल सही है और राइट ऑप्शन है मीन्स ऑप्शन नंबर ए। लेकिन थोड़ा सा हम और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। कथन एवं कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, व्याख्या कर रहा है। कथन सही एवं कारण गलत है, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं है, कथन सही है और कारण भी सही है। कथन एवं कारण दोनों गलत है, तो ये सब गलत है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से विदेशी राजाओं के साथ संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो विदेशी राजाओं के साथ संबंधों का उल्लेख की अगर बात आए तो आप तुरंत दिमाग में रखिए कि ये 13वां अभिलेख मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाए। अशोक के 13वें अभिलेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जिनसे इनका संबंध रहा था। तो ये विदेशी राजा थे और जिनसे इनका संबंध रहा है। तो इन्होंने वो राजा कौन थे, या तो आप उनका नाम नोट कर लें या समझ लें। जैसे एंटियोकस थे और ये सीरियाई नरेश थे, तुर्मै थे तो मिस्री नरेश थे, और अंतिकीन मैसिडोनियन नरेश थे, और मग एपिरस नरेश, और 5वें थे अलिक सुंदर जो सीरियन नरेश थे। ये 5 राजाओं के बारे में उल्लेख मिला है 13वें अभिलेख में और जिनसे इनका संबंध था, मीन्स ये बाहरी दूसरे देश के राजा थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। विदेशी राज्यों के जो संबंध थे इनके अशोक जी के, वो 13वें अभिलेख में हमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में प्राचीन भारत में सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग क्या था? तो प्राचीन भारत की अगर बात की जाए तो सबसे लंबा जो व्यापारिक मार्ग था वो था तक्षशिला से ताम्रलिप्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य काल में सीता अध्यक्ष निम्नलिखित में से संबंधित था। मीन्स सीता अध्यक्ष किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है व्यापार, दूसरा है खदान, तीसरा है पशुपालन और चौथा है कृषि। तो सीता अध्यक्ष किससे संबंधित था, मतलब सीता अध्यक्ष का काम क्या था या किससे संबंध रखते थे? तो सीता अध्यक्ष जो नाम आपको दिखाई दे रहा है, ये तो जैसे महिला का नाम दिखाई दे रहा है, तो आप दिमाग में ये रखें कि सीता अध्यक्ष मीन्स कृषि। पहले तो ये दिमाग में हमेशा रख लें कि सीता अध्यक्ष जो है वो कृषि को आता। और कृषि कैसी होती थी? राजकीय भूमि जो होती थी उस पर जो इनका जो प्रधान होता था, जो काम करवाता था सीता अध्यक्ष, उसी को कहा जाता था, वो प्रधान अधिकारी होता था। और क्या करता था वो, दासों से और जो कुछ ऐसे लोग जो बंदी बना लिए जाते थे, कर्मकार तथा बंदी जो होते थे, कर्मकार में जो काम करने वाले लोग होते थे, जो दास होते थे उनसे, और जो कुछ बंदी बनाए गए मीन जिनको युद्ध में बंदी बना लिया गया, ऐसे लोगों की मदद से वो खेती करवाता था। तो खेती करवाने का जो काम करवाता था वो था कौन? सीता अध्यक्ष, ये प्रधान अधिकारी होता था। तो चलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। ये सीता अध्यक्ष जो था किससे संबंधित था?
कृषि कार्य से, कृषि से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है मौर्य काल में कंटक शोधन था। देखिए कंटक शोधन याद आए तो आपको एक और भी नाम याद आना चाहिए, धर्मस्थीय। तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन ये दो न्याय, ये इन दोनों को, जैसे धर्मस्थीय है तो भी ये न्यायालय का एक, देखिए ऑप्शन आता है कि धर्मस्थीय क्या था, तो धर्मस्थीय न्यायालय था, और इसी तरह का कंटक शोधन भी था। अब धर्मस्थीय में क्या था, धर्मस्थीय में निपुण जो है धर्मशास्त्री होते थे, और 3 धर्मशास्त्री होते थे जो क्या करते थे, व्यवहारिक रूप से ये 3 धर्मशास्त्री जो है न्याय दिया करते थे, लोगों की जो परेशानी होती थी उनको सुनते थे और उस पर न्याय दिया करते थे। तो इन्हें जो है एक प्रकार का दीवानी न्यायालय कहा जा सकता था, जहां धर्मस्थीय होते थे। और कंटक शोधन क्या होता था, कंटक शोधन भी न्यायालय है, और ये न्यायालय कैसा होता था, ये न्यायालय ऐसा होता था जहां पर फौजदारी से संबंधित मामले निपटाए जाते थे। तो ऑप्शन जो हमारा है वो दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, व्यापारिक न्यायालय, विधि न्यायालय। तो देखिए दीवानी न्यायालय के बारे में आपने धर्मस्थीय समझा, और फौजदारी न्यायालय के बारे में आप क्या समझेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, किसके लिए, कंटक शोधन के लिए, मीन्स कष्ट को शोध करने वाला, कांटे को निकालने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस इतिहासकार ने सेंड्रोकोट्स का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित किया, मीन्स सेंड्रोकोट्स किसे कहा गया है, ये किसने समझा, किस इतिहासकार ने, तो ये है सर विलियम जोन्स। इन्होंने कहा कि सेंड्रोकोट्स जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शब्द आया है, मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन आदि यूनानी विद्वान जो थे, इन्होंने कहा था कि सेंड्रोकोट्स जो है किसको कहा गया है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को कहा गया है। तो यहां देखिए जो ऑप्शन आपको दिया गया है, जस्टिन, प्लूटार्क, विल्किंसन, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स जो थे ये पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान भारतीय ग्रंथों के चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो देखिए भारतीय ग्रंथों से इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की, इसलिए ये प्रथम, देखिए ये क्या है, प्रथम विद्वान थे। जबकि आपने अभी जो जस्टिन के बारे में पढ़ा, ये इनका भी कहना है कि सेंड्रोकोट्स किसको कहा गया है, इन्हीं को कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन सबसे पहले में प्रथम जो विद्वान थे वो कौन थे, सर विलियम जोन्स, इसलिए हम इन्हीं को टिक करेंगे, सर विलियम जोन्स। किस इतिहासकार ने सेंड्रोकोट्स का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित किया, तो सबसे पहले जिसने स्थापित किया में सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों को चलाया। देखिए स्वर्ण सिक्कों को सर्वप्रथम चलाने की अगर बात कहते हैं तो हिंद यूनानियों ने चलाया, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए वो किसने चलाए, कुषाणों ने, और सबसे ज्यादा मात्रा में जो सोने के सिक्के चलाए वो गुप्तों ने चलाए। तो ये तीनों बातें आप याद रखेंगे, स्वर्ण सिक्कों से ये तीनों ही बातें परीक्षा में पूछी जाती हैं कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, किस कुषाणों ने, आप याद रखेंगे। और कहीं कहीं पर यह भी दिया गया है कुषाणों ने ही सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए, लेकिन ऐसा नहीं, हिंद यवनों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। लेकिन सबसे शुद्ध की बात आएगी तो कुषाण, और सबसे ज्यादा मात्रा में जिन्होंने सिक्के चलाए वो थे गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता, यह कथन किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कथन किसने कहा है आपको बताना है, चाणक्य का, हेरोडोटस का, पाणिनि का, मनु का। देखिए चाणक्य ही एक ऐसा नीति विशेषज्ञ था जिसने अपनी पुस्तक क्या लिखी, अर्थशास्त्र, और इसने जो है पूरी राजनीति के बारे में लिखा कि किस प्रकार से राजा को न्याय करना चाहिए, किस प्रकार से राजा को अपने शासन को चलाना चाहिए। तो राजा को शासन चलाने के लिए ऐसा नहीं कि राजा अकेले चला लेगा, राजा को शासन चलाने के लिए कुछ मंत्रियों की जरूरत होती है, मंत्री परिषद की जरूरत होती है। तो वैधानिक आवश्यकता इसको बताया। तो कौटिल्य के अनुसार जो है राजत्व केवल मतलब ऐसा नहीं कि वो अकेले सब कुछ कर लेगा, सबकी सहायता से ही संभव है, अकेले संभव ही नहीं है। इसीलिए ऐसा उसने कहा कि राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें मंत्रियों की सहायता की जरूरत होती है, सचिवों की उसको नियुक्त करनी चाहिए और उनसे मंत्रणा लेनी चाहिए, मंत्रणा लेने के बाद अपने बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए, लेकिन जरूरत उनकी है।
इसीलिए इसने कहा, मतलब चाणक्य महोदय जी ने कहा कि राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।